नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल पर। और आज लेकर उपस्थित हैं आपके सामने विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यू। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के अपने सेशन को। आप सभी बिल्कुल रेडी होंगे। आज का हमारा पहला प्रश्न है, दाब का एसआई मात्रक क्या है। देखिए, एसआई मात्रक जो है, इनसे एक न एक क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट होता है, जो आपसे कहीं ना कहीं से किसी न किसी तरीके से पूछा जो जाता है। तो एसआई दाब का सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं। दाब का एसआई मात्रक क्या है? न्यूटन है, जूल है, पास्कल है या फिर वाट है। अगर बात करते हैं दाब का, तो इसका मात्रक होता है पास्कल। सी ऑप्शन इसका आपका सही हो जाएगा। अगर दाब बराबर कहते हैं कि अगर दाब बराबर होता है क्या, जैसे कभी फॉर्मूला पूछ लेता है, तो दाब बराबर होता है बल, ठीक, बटे क्षेत्रफल। ये इसका आपका फार्मूला होता है, इसे आपको याद रखना है। अगर वहीं पे अगर पूछ ले कि भैया पास्कल है, तो एक पास्कल, ठीक, एक पास्कल बराबर क्या होगा, तो यहाँ पे आपको ये याद रखना है कि एक न्यूटन का दाब होना चाहिए कितने, एक वर्ग क्षेत्रफल पर, ठीक, क्योंकि यही फार्मूला है। तो उसी फार्मूला के हिसाब से इसे आपको याद रखना है। क्लियर? हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला प्रश्न है, मानव शरीर में इंसुलिन हार्मोन का स्राव कहाँ से होता है। मतलब सिंपल सा ये है कि कहाँ से निकलता है। तो यकृत से, पिट्यूटरी ग्रंथ से, अग्नाशय से या फिर अधिवृक्क से। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि जो आपका इंसुलिन हार्मोन होता है, ये आपकी अग्नाशय ग्रंथ से, कि जो लैंगर-हैंस की दीपिकाएं होती हैं ना, वहां से स्रावित होता है। और ये क्या करती क्या है, तो ये ग्लूकोज के स्तर को नियंत्रित करते हैं। जो आपके ब्लड में ग्लूकोज बहता है उसको नियंत्रित करती है। अगर यहाँ पे इंसुलिन की कमी किसी को होती है, तो वो डायबिटिक पेशेंट हो जाता है, मतलब उसे मधुमेह हो जाता है, मतलब शुगर की मात्रा उसमें ज्यादा हो जाती है इंसुलिन की कमी के कारण। क्लियर? हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा अम्ल विटामिन सी के रूप में जाना जाता है। लैक्टिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल, एस्कर्बिक अम्ल या फिर एसिटिक अम्ल। यहाँ पे सिंपल सा क्वेश्चन है कि विटामिन सी आप सभी जानते हैं, जितने भी खट्टे पदार्थ होते हैं उन सभी खट्टे पदार्थों में आपका विटामिन सी पाया जाता है। लेकिन यहाँ पे अम्ल के रूप में देखें तो यहाँ पे एस्कर्बिक अम्ल जो होता है, उसमें आपका ये विटामिन सी पाया जाता है। अगर विटामिन सी की बात करते हैं तो ये घुलनशील विटामिन है, और ये इसका मुख्य काम क्या है, तो ये रोग प्रतिरोधक क्षमता आपके शरीर में बढ़ाता है। अगर विटामिन सी की कमी हो जाएगी तो सिंपल सा है कि सबसे पहले क्या है, आपको यहाँ पे स्कर्वी रोग हो जाएगा, वो तो आपको याद ही रखना। साथ में आपके रोग प्रतिरोधक क्षमता की भी कमी हो जाएगी। क्लियर? हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला प्रश्न है, विद्युत बल्ब में प्रयुक्त फिलामेंट किस धातु का बना होता है। ये बहुत पुराना क्वेश्चन है, कई बार पेपर में पूछा जाता है। तांबा का, एल्युमिनियम का, टंगस्टन का, लोहा का। ये तो भाई किसी का गलत ही नहीं होना, क्योंकि विद्युत बल्ब जो पहले वाले आते थे, अब वाले तो खाली अब वाले एलईडी बनने लगे हैं। पहले जो बनते थे विद्युत बल्ब, ये टंगस्टन का प्रयोग किया जाता था, जिसका जो गलनांक होता है बहुत उच्च होता था। तापमान चाहे जितना ज्यादा हो जाए, आसानी से गलता नहीं था, इसीलिए क्या है, ये उष्मा जो है देता था। क्लियर? हम चलते हैं अब अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला प्रश्न, रक्त में रक्त का कौन सा घटक प्रतिरक्षा प्रदान करता है। मतलब क्या, इम्यूनिटी जो होती है, इम्यूनिटी को बूस्ट करने का काम कौन सा आपका घटक करता है। आरबीसी करता है, डब्ल्यूबीसी करता है, प्लेटलेट्स करता है या फिर प्लाज्मा करता है। अगर यहाँ बात करें तो जो आपकी व्हाइट ब्लड सेल्स होती हैं, ये क्या करती हैं, ये मुख्यतः प्रतिरक्षा प्रणाली के मुख्य भाग के रूप में जो है काम करती हैं। ठीक, क्लियर? हम चलते अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा तत्व हैलोजन समूह से संबंधित है। ठीक, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, क्लोरीन है या फिर सल्फर है। अगर बात करते हैं आवर्त श्रेणी की, तो आवर्त श्रेणी में आपका जो क्लोरीन होता है, ये कौन से 17वें वर्ग में शामिल होता है। ठीक, जिन्हें क्या कहा जाता है, जिन्हें हैलोजन समूह कहा जाता है। हैलोजन समूह मतलब ये अत्यधिक क्रियाशील आधातु होते हैं। इनका उपयोग क्या करते हैं, जल शोधन एवं कीटाणुनाशक के रूप में किया जाता है। तो क्लोरीन यहाँ पे आपको याद रखना है। ठीक, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। हम आगे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, वर्क कार्य का एसआई मात्रक क्या है। अभी हमने एक का एसआई मात्रक देखा है, दूसरा आ गया न्यूटन, जूल, पास्कल, वाट। तो इसमें सही क्या हो जाएगा, इसमें एसआई का जो मात्रक होता है ये जूल होता है बेटा। क्योंकि जब किसी वस्तु पर लगाया गया बल उसे बल की दिशा में विस्थापित करता है, तब कार्य किया जाता है। अगर जो है बल लगाया गया है, लेकिन जो वस्तु है वो किसी दिशा में विस्थापित ना हो, तो उसे कार्य नहीं कहा जाता है। ठीक, ये एक कॉन्सेप्ट इसका होता है कि मतलब इसमें जूल आपको याद रखना है।
ये इसका सही आंसर हो गया। हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। पौधों में जल का परिवहन किस ऊतक द्वारा किया जाता है? भोजन किसके द्वारा किया जाता है ये हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। अब जल का परिवहन के बारे में हम पढ़ रहे हैं। फ्लोएम के द्वारा, जाइलम के द्वारा, कमियम के द्वारा, पेरेकाइमा के द्वारा। तो इसमें जाइलम जो बेटा होता है, जाइलम के द्वारा जो पौधों की जड़ें होती हैं, जड़ों से पत्तियों या जो खनिज लवण होते हैं उन सभी का जो है क्या किया जाता है? परिवहन किया जाता है। क्लियर? हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। ध्वनि तरंगे किस प्रकार की तरंगे होती हैं? अनुप्रस्थ तरंगे, अनुदैर्ध्य तरंगे, विद्युत चुम्बकीय तरंगे या फिर स्थिर तरंगे? तो यहाँ पे ध्वनि तरंगों की अगर बात करते हैं तो ये अनुदैर्ध्य तरंगे होती हैं। बी एस आपका सही हो जाएगा, जिसके माध्यम से कण क्या है? तरंग की दिशा में आगे पीछे कंपन करते हुए चलते हैं। क्लियर? हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? सबसे आसान क्वेश्चन है। थायराइड ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्रंथि, यकृत ग्रंथि या फिर अग्नाशय ग्रंथि? ये लगभग अधिकतर लोगों को जो है पता ही होता है, लेकिन यहाँ पे याद भी रखिए, जिसको नहीं पता है तो यकृत जो है सबसे बड़ी ग्रंथि के रूप में आपको यहाँ पे याद रखनी। देखिए यहाँ पे ग्रंथि के बारे में पूछ रहा है, इसमें विकल्प आपका ये नहीं दिया है फीमर हड्डी वाला। ठीक, तो इसमें आपको ये चीज देखना, इसमें हड्डी नहीं पूछा कि सबसे बड़ी हड्डी कौन है, तो आप वही ऑप्शन ढूंढिए। इसमें आपका ग्रंथि पूछा तो यकृत ग्रंथि सबसे बड़ी होती है। और ये पाचन या जो आप कभी कभी जैसे विष वाली बातें होती हैं, ठीक, पॉइजन वगैरह, वो भी इसमें समा सकता है या खत्म हो सकता है। चयापचय की जो महत्वपूर्ण क्रियाएं होती हैं वो सभी इसी में घटित होती हैं। हम बढ़ते हैं आगे। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत है? ठीक, पूछ किसको रहा? अनवीकरणीय स्रोत। पवन ऊर्जा है, सौर ऊर्जा है, जैव ऊर्जा है या फिर कोयला है? देखिए पवन ऊर्जा भी आप जानते हैं रिन्यूएबल एनर्जी में आ जाता है, सौर ऊर्जा भी उसी में आता है, जैव ऊर्जा भी उसी में आता है। सिर्फ कोयला जो है ये आपका बेटा नॉन रिन्यूएबल एनर्जी में आता है। ये आपका सही आंसर हो जाएगा इसका डी। ये तो आसान क्वेश्चन था। हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। दांतों का एनिमल मुख्यतः किस पदार्थ का बना होता है? कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम फॉस्फेट, सोडियम क्लोराइड या फिर मैग्नीशियम? तो आपको इसमें बताना है कि भैया ये किसका बना होता है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। किसको किसको पता है जल्दी से कमेंट कर दीजिए। और यहाँ पे आपको याद रखना है कि कैल्शियम फॉस्फेट का ये बना होता है और ये काफी मजबूत होता है। अगर बात करें शरीर में कठोर भागों की, तो सबसे कठोर भाग आपका एनिमल ही होता है। और अगर किसी व्यक्ति के दांतों का एनिमल खत्म हो जाता है तो धीरे 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 उसके दांतों का क्षय पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। तो दांतों का क्षय हो जाएगा, दांत नहीं बचेंगे। ठीक, इसलिए एनिमल सबसे मजबूत भाग माना जाता है आपके शरीर का। हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला प्रश्न है, विद्युत प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है? एम्पियर है, ओम है, वोल्ट है या फिर वाट है? तो यहाँ पे बेटा जो ओम होता है, ओम क्या है? ये विद्युत प्रतिरोध का एसआई मात्रक होता है। अच्छा, ये बनता कैसे? तो ये ऐसे बनता है। ठीक, ये आपका ऐसे दिखाया जाता है। ठीक, तो ये आपका हो जाता है। हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा रोग बैक्टीरिया से होता है? मलेरिया होता है, खसरा होता है, टाइफाइड होता है या फिर एड्स होता है? तो बैक्टीरिया से पूछ रहा, तो बैक्टीरिया से बेटा टाइफाइड आपका होता है। टाइफाइड रोग सल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया के नाम से जो जीवाणु है उससे ही होता है, बैक्टीरिया से। क्लियर? इसमें जैसे दूषित भोजन हो गया या दूषित जल हो गया, उसके माध्यम से ये परजीवी आपके शरीर में पहुंचता है। इसके बाद क्या है आपका ये होता है टाइफाइड। ठीक, खासकर टाइफाइड में यही बोला जाता है कि भैया जो है गंदा खाना, गंदा जो है आप पानी ना पीजिए। हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला प्रश्न है, धातुओं में विद्युत चालकता का कारण क्या है? उच्च घनत्व है, कठोरता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन है या फिर उच्च गलनांक है? तो इसमें क्या है? इसमें बेटा मुक्त इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ये विद्युत चालकता का कारण हो जाते हैं, क्योंकि जितने ज्यादा मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित होंगे वही विद्युत धारा के प्रवाह को संभव बनाते हैं। अगर मुक्त इलेक्ट्रॉन ना हो तो उसमें विद्युत धारा का प्रवाह नहीं हो सकता। जितनी अच्छी विद्युत चालक धातु होगी उतने बढ़िया जो है इसमें आपका जो है मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हमारा ये प्रश्न है, ये अंतिम प्रश्न है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में ऑक्सीजन कहाँ से प्राप्त होती है? प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में पूछ रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड, जल, क्लोरोफिल या फिर ग्लूकोज? तो इसमें से किसमें से जो है ये ऑक्सीजन का अणु जो है अलग होता है, ये आपको बताना है।
ठीक, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करके बताना है। हम लोग इसको डिस्कस करेंगे कल कि इसका उत्तर क्या होगा। जो कल हम लोगों ने प्रश्न किया था उसका उत्तर देख ले रहे हैं। हरित जीडीपी का उद्देश्य क्या है? केवल औद्योगिक वृद्धि, पर्यावरणीय लागत शामिल करना, कर संग्रह को बढ़ाना, निर्यात को बढ़ाना। मतलब व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ ग्रीन जीडीपी? ठीक, ग्रीन जीडीपी क्या है? तो आप सभी जानते हैं कि भैया जो पर्यावरणीय लागत है उसको भी अगर शामिल कर लिया जाता है तो वो ग्रीन जीडीपी हो जाएगा। मतलब जो आप औद्योगिक विकास कर रहे हैं या जो आपकी जीडीपी है, जीडीपी से को बनाने में हमने पर्यावरण में क्या खोया है, उस पर्यावरण की लागत को शामिल किया जाएगा, तब जाके ग्रीन जीडीपी का कॉन्सेप्ट यहाँ पे पूरा होगा। ये आपको यहाँ पे याद रखना है। तो आज का जो ये सेशन था, आज के सेशन में इतना ही। हम लोग मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में, लेकिन आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए और अधिक से अधिक अपने दोस्तों को शेयर भी कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ।